हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको 12th क्लास की हिस्ट्री और पॉल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आज का हमारा जो चैप्टर है 3rd चैप्टर, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। अब हमने जो 2nd चैप्टर पढ़ा उसका टाइम पीरियड भी क्या था, उसका सेम टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व से, है ना, और 600 ईस्वी। ठीक है, इसका भी टाइम पीरियड सेम ही था और उसका भी सेम था टाइम पीरियड, इसका भी टाइम पीरियड सेम है। बस फर्क इतना है, जो हमने 2nd चैप्टर पढ़ा उसमें हमने आरंभिक राज्यों और अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे ना चैप्टर के टॉप में नीचे ही लिखा हुआ है, उसमें हमने आरंभिक राज्यों के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे आरंभिक समाज के बारे में, कि आरंभिक जो समाज थे वो कैसे थे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें से हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है, ध्यान रखना इसमें हम जो मेनली पढ़ेंगे ना, महाभारत के ऊपर ही पढ़ेंगे। आखिर महाभारत क्या है उसके बारे में हम टॉपिक मेनली जो पढ़ने वाले हैं। तो पहला ही टॉपिक आता है कि जिन्होंने महाभारत के बारे में नहीं पढ़ रखा है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको पहले में समझना है कि महाभारत आखिर है क्या। तो आपको पता होना चाहिए जो महाभारत है क्या है। इसमें 2 वर्ग के लोगों के बीच, जो 2 वर्ग के या कुल के बीच हुए लड़ाई को दिखाया गया है, जिसमें से पहला आता है कौरव और पांडवों के बीच, जो सत्ता को लेकर, सत्ता मतलब क्या, पावर को लेकर या कौन राजा बनेगा, इसको लेकर जो युद्ध हुआ है ना, उसके बारे में महाभारत में डीपली क्या किया गया है, व्याख्या की गई है। उसी को महाभारत के हम नाम से जानते हैं, पहला। दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट है, जो गुरु जनपद थी उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, और इसी राजधानी की जो हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर की राजधानी को सत्ता को लेकर कि आखिर कौन वहां का राजा बनेगा, इसको लेकर ही युद्ध लड़ा गया था। उसी को हम महाभारत के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि किसकी सत्ता, तो जो गुरु जनपद था उसकी राजधानी जो थी हस्तिनापुर, उसकी सत्ता को लेकर जो लड़ा गया युद्ध था, उसी को हम क्या बोलते हैं, महाभारत के नाम जानते हैं। और वो लड़ा किसके बीच गया था, कौरवों और पांडवों के बीच, जिसमें से आखिर जीत किसकी हुई, इसमें पांडवों की जीत हुई थी। और इसमें बताया गया है, अब जो महाभारत है उसको, मतलब कि जो महाभारत लिखा गया है उसको कम से कम 1000 टाइम पीरियड के बीच में लिखा गया है। मतलब कि इसको लिखने में कम से कम 1000 वर्ष का समय लगा है लिखने में। ठीक है, ध्यान रखना। अब बताया गया है कि जो महाभारत है ये विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो नॉर्मल सी बात है, 1000 साल में लिखा गया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसमें 1 लाख से ज्यादा क्या है श्लोक, ये एमसीक्यूज में आपके लिए बेटर है, पूछ सकता है। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। दूसरा, मैंने बोला आपको कि 1000 वर्षों के बीच में लिखा गया है, तो मतलब कि बोल सकते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में ये टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं हम। तो जिसका टाइम पीरियड लिखने का वो क्या है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में लिखा गया है, जो इसका टाइम पीरियड। आपसे पूछ सकता है कि महाभारत की रचना काल क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में लिखा गया। ये हमारा हो गया महाभारत की बेसिक जानकारी। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा जो कि मेन टॉपिक शुरू होता है यहां से, जो कि है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ। अब इसमें एक वर्ड आया है समालोचनात्मक। समालोचनात्मक मतलब क्या होता है, इसके हमें पक्ष में भी बताना है, विपक्ष में भी बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नॉर्मल सी बात देखो, अब हमने पढ़ लिया महाभारत क्या है ना भाई, इसको 1000 साल में लिखा गया, कौरव पांडवों के बीच में, आखिर लिखा कैसे गया। ठीक है, तो जो एक हमारे जो वीएस सुक्तांकर हैं, ये एक संस्कृत के विद्वान हैं। क्या है ये, एक संस्कृत के विद्वान हैं, जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि वो क्या करेंगे, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। ठीक है, कब उठाया, तो 1990 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैं बता दिया आपको, इन्हें अच्छी खासी संस्कृत की नॉलेज थी, विद्वान थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, आने वाले समय में अपने साथ, अकेले तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को मिला लिया, ताकि इनका काम क्या हो सके, आसान हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे विद्वानों का सहयोग भी लिया। अब भाई समालोचनात्मक संस्करण तैयार कर रहे हैं महाभारत का, तो उन्होंने क्या किया, भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो महाभारत लिखी गई थी, किसमें, अलग अलग भाषा में, उसको इकट्ठा किया।
ठीक है, क्या किया, सभी मतलब कि महाभारत के ऊपर अलग अलग भाषा में जो लिखी गई उनका क्या किया, महाभारत को इकट्ठा किया, सभी जो अलग अलग भाषा में लिखी गई। ऐसा क्यों किया गया, तो आपको पता है हमारा जो भारत है विविधताओं से पूर्ण देश है, जहां पर अलग अलग भाषा संस्कृति के लोग रहते हैं। तो साउथ में अलग लिखा गया होगा, ईस्ट में अलग भाषा में लिखा गया, वेस्ट में अलग और नॉर्थ में अलग, तो सभी को इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करके क्या किया गया, जैसे मान लो ये 3 हमारे मान लेते 6 हैं, ठीक है, इन 6 में से कुछ कुछ बातें जो सिमिलर थी, कुछ कुछ बातें मान लो जो सब में पाई गई, उनको क्या किया, मान लो इसमें कुछ बातें सिमिलर थी, यहां लिख दिया गया है ना, मतलब सभी में जो जो बातें सिमिलर थी उनको उठा उठाकर क्या किया गया, उठाकर एक महाभारत का समझनात्मक संस्करण तैयार किया गया। और जो महाभारत 1 लाख पृष्ठों में से था उसको काट छाट कर कितने पेजों में कर दिया गया, 13,000 पृष्ठों में कर दिया गया। और जो ये किया गया ना ये काम, अलग अलग भाषा में लिखे गए जो महाभारत तैयार किया, इकट्ठा की गई, फिर उनमें से छाट बीट के 13,000 पृष्ठों में क्या किया गया, इकट्ठा मतलब कि लिखा गया। इसको लिखने में कम से कम लिखा गया आपके बुक में कितने लगे, 47 वर्ष लगे, 47 साल का समय लगा। जैसे लिखा भी हुआ है, पढ़ रहा हूं, लिखा ना अलग अलग भाषा में लेख एकत्रित किए गए जो मैंने बता दिया। दूसरा लिखा है श्लोकों को 13,000 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। और इस कार्य को पूरा होने में कितने वर्ष लगे, 47 वर्ष लगे। मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, आपको ये डीपली थोड़ा सा बताना, जो मैंने अभी व्याख्या करी वो आप डीपली लिख सकते हो। इस तरीके से महाभारत का क्या तैयार किया गया, समूचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। ठीक है, समझ में आया, इजी है। अगला हमारा पॉइंट है इसमें, अगर आप देखोगे उसमें बताया गया प्रीतवांशिक व्यवस्था क्या होती है। वैसे ही एक होता है मातृवंशिक व्यवस्था, जिसमें जो पीढ़ी है या फिर बोल सकते हो जो सत्ता है, पावर है, वो क्या चलती है, माता के बेस या फिर माँ के बेस पे चलती है। लेकिन हमें पढ़ना है भी इसमें प्रीतवंशिक व्यवस्था के बारे में। प्रीतवंशिक व्यवस्था क्या होती है, जिसमें पिता के मृत्यु के बाद उसका कौन संभाले, उसका उत्तराधिकारी कौन बने, पौत्र बने, फिर उसके बाद उसका पौत्र बने और फिर प्रपौत्र बने, है ना। मतलब मान लो कोई राजा है, उसका बेटा वो मर गया, तो उसके बाद उसका राजा कौन बनेगा, तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, है ना। तो क्या हो रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और बन कौन रहा है, सिर्फ बेटा ही बनेगा, है ना, लड़की नहीं बन रही है। तो लड़के के बाद क्या बन रहा है, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे चल रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रीतवंशिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो मुगल साम्राज्य के बारे में। ऐसे बहुत से लेकिन मुगलों का आप बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं आपको याद करने को बुलाऊं तो क्या होता है, मैंने ऐसे याद कर रखा है, जैसे BHAJ, ऐसे बी से क्या हो गया, बाबर, ऐसे कौन हो गया, हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, ऐसे शाहजहां और ऐसे औरंगजेब। तो क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, ऐसे मैंने भजसा से याद कर रखा है, ये ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे इसमें बोला गया है, इसलिए लिखा भी गया है कि अधिकांश राजवंश इस व्यवस्था का पालन करते थे। किसका, प्रीतवंशिक व्यवस्था का। ठीक है, आप ध्यान रखना। अगला इसमें बोला गया है कि अगर मान लो किसी का पुत्र ही नहीं है तो फिर कौन बनेगा। तो क्या होता था ना, वो या फिर चचेरे या मौसेरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। ठीक है, मान लो किसी पुत्र नहीं है तो क्या बनेगा, उसका कोई चचेरा बेटे का बेटा होगा तो उसको बना दिया या फिर मौसेरे को बना दिया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ज्यादातर तो प्रीतवंशिक व्यवस्था ही थी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि प्रीतवंशिक व्यवस्था पर ही आधारित थी। इसका मतलब ये कि होती भी थी और नहीं भी होती थी, लेकिन ज्यादातर तो होती थी। ये बात आप स्पष्टली समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिसका बेटा नहीं है तो वो तो भाई अगला सगे तो बना नहीं सकता ना, दूसरे को बनाएगा, इसलिए ऐसा है। तो इसे हम प्रीतवंशिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है मेनली इंट्रोडक्शन है, ताकि हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन कर ले, ताकि जो आगे ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम इनको समझ सकें। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसमें विवाह के नियम के बारे में बताया गया है। तो आप देखोगे, पढ़ोगे तो विवाह के कितने नियम थे, 8 नियम थे, जिसमें से 4 नियम को पवित्र माना जाता है या अच्छा माना जाता है। इसलिए हमें इन चारों को ही 4 को पढ़ना है। 4 जो है पवित्र नहीं है, तो इसलिए हमारे बुक में भी नहीं दिया गया है। तो पहला आता है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब क्या, अपने गोत्र के अंदर ही विवाह करना क्या कहलाता है, तो वो हमारा अंतर्विवाह कहलाता है। गोत्र मतलब क्या, गोत्र मान लो कि हर किसी का ना अपना अपना एक गोत्र होता है। एक मान लो कि हाँ एक गोत्र बना हुआ होता है, अगर आप अपनी मम्मी पापा से पूछोगे ना तो आपको डीपली बता पाएंगे गोत्र के बारे में। हर धर्म का अपना अपना गोत्र होता है, वो अपने गोत्र के अंदर विवाह कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मान लो जैसे मान लो कोई सिंह है,
और वो सिंह से शादी कर रहा है ना, जिसके लास्ट में सरनेम सिंह ही आता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या कहलाएगा, गोत्र के अंदर ही विवाह कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतर विवाह के नाम से जान सकते हैं। मैंने तो ऐसे याद करके अभी ऐसे याद कर लो। अगला आता है बही विवाह, है ना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है, बही विवाह कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा ही है बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी, बहु मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हो उसे बोला जाता है क्या, बहुपत्नी प्रथा। इसमें एग्जाम्पल बताओ कौन है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए राजा दशरथ जो थे उनकी 3 पत्नियां थी। ठीक है, दशरथ, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो राजा दशरथ का, उनकी 3 पत्नियां थी, तो क्या फॉलो कर रहे हैं वो, बहुपत्नी प्रथा को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट जिसका नाम है बहुपत्नी प्रथा, जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हो उसे क्या कहेंगे, सॉरी, जिसके एक से ज्यादा पति हो उसे क्या बोलेंगे, बहुपति प्रथा। अब इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जो द्रौपदी थी उसके 5 पति थे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, बहुपत्नी प्रथा क्या होती है, जिसके एक से ज्यादा पति हो उसे हम बहुपति प्रथा के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, द्रौपदी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।